तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग एसबीआई पीओ 2023 एग्जामिनेशन के लिए आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन के साथ आप सभी को मालूम हो चुका है कि इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नवंबर महीने में कंडक्ट किए जाने वाले हैं। और नवंबर का अगर हम पहला वीक भी मान के चले तो आपका आज से लगभग 50 दिन बचे हुए हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो इन 50 दिनों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करना है, एफिशिएंट मैनर में इस्तेमाल करना है, जैसे कि हम एफर्ट्स थोड़ा कम दें और उसका जो आउटपुट है वो ज्यादा निकल के आए, जिसको हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो हार्ड वर्क तो हम करेंगे लेकिन स्मार्ट तरीके से, जिससे इन 50 दिनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ इस एग्जामिनेशन में आप अपना बेस्ट देके अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर पाओगे। लेकिन उसके लिए जो जो चीजें आपको जानने जरूरी है, जो जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचने जरूरी है, वो सब कुछ मैं बारीकी के साथ एक एक करके इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। तो सेशन को एंड तक जरूर से देखिएगा ताकि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो। जैसे कि अगर हम बात करें, हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जामिनेशन पैटर्न से। ऑब्वियस बात है, आप सभी को एग्जामिनेशन पैटर्न तो पता होता है, लेकिन बहुत से बच्चों को ये नहीं पता चलता कि इस एग्जामिनेशन में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। और अगर बहुत से बच्चों को ये मालूम भी है तो उनको ये नहीं मालूम कि इस चीज का हमें एडवांटेज कैसे लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंग्लिश में वीक है या फिर क्वांट में वीक है या फिर रीजनिंग, किसी एक सब्जेक्ट में वीक है, तो उस चीज को कैसे दूसरे सब्जेक्ट में कंपेंसेट किया जा सकता है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो हर एक चीज बारीकी के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन ना लेके दिल थाम के सेशन को एंड तक जरूर से देखिए। सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस क्या होगा इस पेपर के लिए और सबसे एफिशिएंट तरीका क्या होगा सिलेबस को कंप्लीट करने का, वो हम डिस्कस करेंगे। पिछले साल के पेपर का एनालिसिस मस्ट है, मैंडेटरी, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन आप दो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आपका उस एग्जामिनेशन के बारे में जानना, आइडिया ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कॉन्फिडेंटली उस पेपर को देने जा सकते हो, टैकल कर सकते हो। तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर से ये निकाल के लाएंगे कि हमारे इस पूरे के पूरे कंप्लीट सिलेबस में से कौन सा ऐसा हिस्सा है जिससे मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन सा ऐसा सिलेबस का हिस्सा है जिसको हम इग्नोर करके भी ये पेपर को देने जा सकते हैं। यही होता है ना स्मार्ट वर्क। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर से हमें मिल जाएगा। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस हम पिछले 4 साल का करेंगे, जिससे हमें एक लगभग आइडिया लग जाएगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। क्योंकि अगर 100 मार्क के पेपर से इतना लगभग कट ऑफ जा रहा है तो उससे हम थोड़ा लेवल को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप मॉक्स देते हैं तो आपको एक नंबर चाहिए होता है ना कि सर मैं एसबीआई पीओ का मॉक दे रहा हूं, 50 आ रहा है, सही आ रहा है क्या, 55 आ रहा है, सही आ रहा है क्या। तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, हम पिछले साल के पेपर से ही सेफ अटेम्प्ट्स इस साल का क्या हो सकता है, जिसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं है, वो बहुत बढ़ सकता है, बहुत कम, बट एक नंबर, रफ नंबर जब आप मॉक्स दे रहे हो तो आपके सामने हो कि ये टारगेट तो अटेन करना ही करना है, जो कि आपको थोड़ा पुश करने में हेल्प करेगा। उस नंबर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ये 50 दिनों में आपका डेली टू डू लिस्ट क्या होना चाहिए, रूटीन क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से हम कैसे मॉक्स को दें, जैसे कि हमारे मार्क्स हर मॉक्स के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता रहे। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे कि प्री की तैयारी तो कर ही लेते हैं लेकिन मेंस कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो प्री और मेंस को एक साथ कैसे लेके चलना है उसके बारे में भी सेशन को लास्ट में हम लोग कंक्लूड करके एंड करेंगे। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न, लेकिन हाँ, जितने लोग अभी हमारे साथ बने हुए हैं सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो एफर्ट्स, ये जो मेहनत हम आपके लिए डाल रहे हैं ना, उसका थोड़ा ना थोड़ा मतलब रिजल्ट निकल के आए। तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये आपका पूरा का पूरा एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न है। 3 सब्जेक्ट है, आप सभी को पता है, इंग्लिश है, क्वांट है, रीजनिंग है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क, क्वांट के 35 मार्क्स, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग अलॉट कर दिए गए हैं 20-20-20। रिसेंटली आपने 4 एग्जामिनेशन दिया होगा, आरआरबी पीओ, आरआरबी पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ मेंस और अभी आप देने वाले हैं आरआरबी क्लर्क मेंस। इन चारों में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आप पूरा का पूरा अपना एफर्ट जो है वो टाइम मैनेजमेंट पे रखते हो। लेकिन यहां पे टाइम मैनेजमेंट का कोई सीन नहीं है। आपको 20-20 मिनट दिए जाएंगे, आपको अपने हिसाब से करने हैं उन 20 मिनट में जो भी। लेकिन वहां पे एक चीज आपको करना है कि आप अगर किसी एक सब्जेक्ट में वीक हो तो उसको बस आप एवरेज, फॉर एग्जाम्पल मेरा उंगली इधर ही क्यों गया, क्योंकि अगर मैं बात करूं इन 3 सब्जेक्ट्स में, इन दोनों में मेरा कमांड अच्छा खासा है। इंग्लिश मेरा थोड़ा बिलो एवरेज है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको एक एवरेज लेवल तक ले आओ, ज्यादा ना पढ़ो, इसमें ज्यादा काम नहीं करना है। आपको उस पर सिर्फ उतना ही मेहनत करना है, उतना ही एफर्ट्स डालने हैं जितना आपको उसके सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए चाहिए। उसके बाद जो बाकी के मार्क्स हैं वो आपको कंपेंसेट करने हैं अपने स्ट्रेंथ पे। मतलब ये एक ऐसा एग्जाम है जहां आप अपने स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम करो और अपने वीकनेसेस को जस्ट नॉर्मल कर दो, मतलब एवरेज कर दो। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा अलग एग्जामिनेशन की तरह वीकनेस को भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने चले, नहीं, वो जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जो है पूरा का पूरा ओवरऑल कट ऑफ। इकलौता ऐसा पेपर है एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क। तो ये चीज आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपका वीकनेस कौन सा सब्जेक्ट है,
उसको आप बस डिसेंट या फिर एवरेज स्टैंडर्ड तक पहुंचाइए और जो आपके स्ट्रेंथ है उन पे और ज्यादा काम कीजिए, जैसे कि मैक्सिमम मार्क्स आप उन पे खींच ले पाए। वो चीज मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। अब अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस जैसे आपके सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन का है वैसा ही है। अगर मैं क्वांट की बात करूं, न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, तो यहां आपके पास सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज, जिन तीनों को हम मिला के स्पीड मैथ सेक्शन कहते हैं, परसेंटेज रेशियो एवरेज। और हाँ, मैंने ये प्राइमरी टॉपिक्स क्या रखा है, आपको जब सिलेबस कंप्लीट करना है तो सबसे पहले प्राइमरी टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, फिर जाके आपको सेकेंडरी टॉपिक्स पे आने हैं। प्राइमरी टॉपिक से मेरा मतलब है कि सबसे पहले आप स्पीड मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट कीजिएगा। क्यों, उसका रीजन आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। स्पीड मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आपको आने हैं एरिथमेटिक में, खासकर 3 पर्टिकुलर एरिथमेटिक टॉपिक्स, परसेंटेज कंप्लीट करने हैं, रेशियो और एवरेज। कैसे, मैं वो बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करो, पहले सीक्वेंस सीखो। फिर आपको कंप्लीट करना है डेटा इंटरप्रिटेशन। जानते हो, अगर आप इतना कंप्लीट कर दोगे पहले में, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो पिक पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इतने से ही आपको लगभग 35 मार्क में से 25 मार्क से ऊपर का क्वेश्चन मिल जाएगा। आप समझ रहे हो, 25 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। उसके बाद जो 10 मार्क है उसको पुश करने के लिए आपको बाकी सारे के सारे एरिथमेटिक टॉपिक्स पढ़ने होंगे, और उन एरिथमेटिक टॉपिक्स के ऊपर या आपको क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस और डेटा सफिशिएंसी मिल सकते हैं। ये तो सेकेंडरी नहीं, ये दोनों को तो टर्शियरी ही मान के चलो। तो अगर मैं बात करूं तो व्हाट आर द प्राइमरी टॉपिक्स यू नीड टू कंप्लीट? फर्स्ट, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, नंबर सीरीज, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। फिर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पे जंप नहीं करना, 3 एरिथमेटिक टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। फिर आपको आना है डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड उसके बाद ही आप यहां पे आना, क्योंकि जब आप मेजॉरिटी हिस्सा अपने झोले में डाल देते हो ना, तो आपका जब कॉन्फिडेंस पिक पे रहता है तो ये चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सीक्वेंस ही उल्टा पुल्टा कर दोगे, पहले अरिथमेटिक के एक टॉपिक्स को कवर अप करने लगोगे, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं टाइम तो दे रहा हूं लेकिन रिटर्न नहीं मिल रहा। तो इसमें टाइम कम रिटर्न ज्यादा, फिर हम उसके बाद स्विच करेंगे। सेम चीज रीजनिंग के लिए आपको यही करने हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स अल्फा न्यूमेरिक से स्टार्ट कीजिएगा। ये पूरा सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग का, छेड़खानी मत कीजिएगा। इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये कंप्लीट करने के बाद ही आप पजल्स और अरेंजमेंट्स के पास आइएगा, क्योंकि पजल्स और अरेंजमेंट्स में ही इन सारे चीजों का थोड़ा ना थोड़ा इंप्लीमेंटेशन रहेगा। मशीन इनपुट आउटपुट उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसबीआई पीओ पॉइंट ऑफ व्यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसके प्रीलिम्स में भी एक आध बार आपको मशीन इनपुट आउटपुट साल 2018 और 17 में देखने के लिए मिल रहे थे। कोडेड रीजनिंग बस पढ़ लीजिएगा, हालांकि आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी एक टर्शियरी टॉपिक मान सकते हो जो कि हमारा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आपने देख लिया। अब ये सीक्वेंस का फायदा ये है, पिछले 4 साल का पेपर जो आपको क्वांट में पूछा गया था। अगर मैं बात करूं तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली नंबर सीरीज आपको 5 मिलेगा या पर्टिकुलर 6 मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं वो नहीं कह रहा हूं। हर बार आपको लगभग नंबर सीरीज देखने के लिए मिल रहा है, हर बार लगभग आपको अप्रोक्सीमेशन देखने के लिए मिल रहा है, हर बार लगभग आपको क्वाड्रेटिक देखने के लिए मिल रहा है। स्पीड मैथ से कभी 15 तो कभी 15 तो कभी 12 तो कभी 12। इससे कंक्लूजन ये है कि मिनिमम स्पीड मैथ सेक्शन से 12 और मैक्सिमम ये चीज 15 तक जा सकता है एसबीआई पीओ में, 12 मिनिमम 15 मैक्सिमम। अगर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो 10 मार्क, 12 मार्क। क्या क्या है पार्टीशन, वो आप अपना स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा देखिएगा कि क्या कौन से किस्म के आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पूछ रहे हैं, टेबल, पाई चार्ट में टेबल, कैसलेट, क्या पूछ रहे हैं वो देखिएगा। मैं बस मार्क्स के ऊपर जा रहा हूं। 15 मार्क और 17 मार्क, मतलब लगभग मिनिमम 10, मतलब 2 सेट और मैक्सिमम 3 सेट तक ये जा सकता है। 2 सेट हुआ तो 10 से 12, 3 सेट हुआ तो 15 से 17। तो मैंने इस चीज को पार्टीशन के हिसाब से लिया कि 12 से 17 मार्क, और बाकी पूरा का पूरा 10 मार्क हो, 8 मार्क हो, 8 मार्क हो और 7 मार्क हो। ये तो पूरे मेरे ही पेपर है, मतलब ये कोई झूठ नहीं है कि 7 मार्क है। ये जो पिछले साल मैंने खुद एसबीआई पीओ 2022 में दिया है, मेरे शिफ्ट में ही 7 ओनली अरिथमेटिक थे, 17 मार्क के डीआई थे, 6 मार्क के क्वाड्रेटिक थे और 6 मार्क के अप्रोक्सीमेशन थे, सीरीज नहीं थे, इसीलिए यहां पे ये कहा। और ये आपका 7 मार्क, तो ये 7 मार्क नहीं, इसको मैं 10 मार्क मान के चलता हूं। अब अगर इसको मैं 10 कर दूंगा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर मैं हायर एंड को लूं तो 15 और 17 32 और 10 42 हो जा रहा है। तो मतलब इससे 10 मार्क, इसको एवरेज कर दो 15 मार्क और इसको एवरेज ले लो आप, कितना हो गया 25 ना, फिर भी ज्यादा हो जा रहा है। नहीं समझ गए ना, एग्जैक्ट तो बताना इम्पॉसिबल है। एक मिनिमम से मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लेके चलो कि आपको 12 से 15 मार्क के स्पीड में, 2 से 3 सेट का डीआई और बाकी अरिथमेटिक कम से कम 8, 10, 12 ऐसे।
अगर आपका क्वांट का पूरा सिस्टम क्लियर है तो अब हम थोड़ा रीजनिंग के पास आ जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कोडिंग, भाई ये क्यों लिखा है, एक ही मार्क का ही तो आया है तो इसको हटा देते तो चलता, बट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आपको क्वेश्चंस वो भी एक ही बार 2019 में आया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है सिलॉक्स और इनइक्वालिटी, और साथ ही साथ ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये हर बार पूछ रहा है। अगर मैं इन सेक्शंस की बात करूं तो इसको मैं अभी ऐड नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि बेहतर मतलब रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट कब मिलेगा? अगर आप देखो तो पजल्स और अरेंजमेंट से 18 मार्क, 23 मार्क पार्टीशन आप अपना देख लीजिएगा, 20 मार्क और 20 मार्क, मतलब लगभग मैं कह सकता हूं मिनिमम 18 मार्क, मैक्सिमम 23 मार्क, तो ऑन एन एवरेज 20 मार्क के क्वेश्चंस आपको पजल्स और अरेंजमेंट से मिलेंगे। अब दोस्त 20 मार्क का ये गया। मिसलेनियस जो वन लाइनर सिंगल सिंगल एक एक मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 2 3 3, तो 2 से 3 मैक्स ले लिया, इसको 3 मार्क्स के मैक्स आएंगे। कितना हो गया? 23। ये 23 मार्क जाने के बाद 35 बनाने के लिए बाकी 12 मार्क्स के आपके इन सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोइज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। क्लियर है? ये चीज 12 मार्क कम आ रहा है, मैं समझ रहा हूं, जैसे कि स्पीड मैथ भी 12 आ रहा है, कम आ रहा है, मैं समझ रहा हूं, बट ये चीजें कवर अप करना आसान होता है। तो पहले इन प्राइमरी टॉपिक्स को कीजिएगा, फिर इन सेकेंडरी टॉपिक्स को आइएगा। अब हम बात करते हैं कि इन सब चीजों को कैसे कंप्लीट करेंगे। क्वांट और रीजनिंग, मैं इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, पहले क्वांट रीजनिंग को खत्म करके जाता हूं। अगर आप इसी करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो आपको एक कंप्लीट क्वांट फॉर आईबीपीएस, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ क्लर्क का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आपके सारे टॉपिक्स हैं। आप सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट कीजिएगा, फिर आप क्वाड्रेटिक कर लीजिएगा, फिर आप नंबर सीरीज कर लीजिएगा, फिर आपको जैसे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज मैंने कहा वो कर लीजिएगा, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन कर लीजिएगा, आपका अच्छा खासा कमांड आ जाएगा। अगर आपने स्पीड मैथ्स कंप्लीट कर रखा है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर पहले आरआरबी से ही तैयारी करना चालू कर दिए हैं, जो मेरे साथ हो या किसी के साथ हो स्पीड मैथ्स कंप्लीट कर लिए हैं, एरिथमेटिक में प्रॉब्लम है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा इसी चैनल पे आपको एक कंप्लीट एरिथमेटिक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां परसेंटेज से लेकर प्रोबेबिलिटी तक सारे एरिथमेटिक के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, पूरा कंप्लीट चीजें वहां बताए गए हैं। उन वीडियोस को खत्म कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैंने आपसे या फिर किसी एजुकेटर से पढ़ रखा है, अब मैं थोड़ा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहता हूं, टॉपिक वाइज, तो आप आ जाइएगा आईबीपीएस पीओ क्लर्क, या फिर इसको एसबीआई पीओ क्लर्क भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही लेवल के होंगे। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का लेवल एक होगा। 2023 क्रैश कोर्स में इसका आज रीनेम नाम चेंज कर दूंगा, आईबीपीएस क्लास एसबीआई पीओ क्रैश कोर्स कर दूंगा। यहां पे आपको 17 वीडियोस मिल जाएंगे, और वो भी पूरे के पूरे वैदिक मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, राउंड नंबर, क्वेश्चन यहीं से आएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, इसी क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट से ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेगा। तो ये टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मिसलेनियस प्रैक्टिस करना चाहते हो कि नहीं सर पढ़ लिए हैं, क्वांट का मिसलेनियस प्रैक्टिस है, तो आपके लिए बैंक एग्जाम्स प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेशंस का एक है पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में 70 वीडियोस आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। कितने वीडियोस हैं? वीडियोस के नंबर, हाँ 70 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। स्पीड मैथ्स है, अरिथमेटिक है, मिनी मॉक टेस्ट है, वहां से। तो ये गया पूरा का पूरा क्वांट आपको कैसे क्या करना है। और साथ ही साथ मैं इस बार भी YouTube पे आपके लिए एक और एसबीआई पीओ का क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा। ऑब्वियस बात है, हमेशा करते हैं, वो सबसे हमारा मतलब जो कहते हैं ना मोस्ट डिमांडेड थिंग होता है, वो तो हम करेंगे। और साथ ही साथ अपना कुछ इंडिविजुअल कोर्स भी हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको तो पता है मैं जिस प्लेटफॉर्म पे एसोसिएट था वो प्लेटफॉर्म मैंने छोड़ दिया है, तो कुछ हम दूसरा भी डेडिकेटेड मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में वो भी करने की कोशिश करेंगे। बस थोड़ा समय दीजिए, सब कुछ सॉर्ट करने में समय थोड़ा लगता है। अगर मैं बात करूं तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने रीजनिंग का क्रैश कोर्स करवा रखा है। वहां पे आपको सिलोइज्म, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, अल्फा न्यूमेरिक, इनइक्वालिटी, ये टॉपिक्स मिलेंगे। अगर आप किसी दूसरे को रीजनिंग के लिए फॉलो कर रहे हैं तो और आपको सब कुछ सही लग रहा है तो आप उन्हीं के साथ स्टिक कीजिए, मैं चेंज करने के लिए नहीं कहूंगा। अगर आपके पास कोई सोर्स है नहीं फ्री सोर्स, तो ये चैनल पे आपके सोर्सेस हैं, इनसे आप वीडियोस कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के ये सारे आपके प्राइमरी टॉपिक्स हैं, इन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, सेकेंडरी टॉपिक्स के नाम सुन के इन पे ज्यादा फोकस करते हैं। अरे वोकैब्स चाहिए रे, सिनोनिम एंटोनिम चाहिए रे, इडियम्स एंड फ्रेजेस चाहिए, और ये चीज जो है ना अनंत होते हैं। आप अनंत का मतलब समझ रहे हो, कभी कंप्लीट नहीं होंगे, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लिमिटलेस। और जब चीजें लिमिटलेस होते हैं तो आपको कभी चीजों को स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन कैरी ऑन करने के लिए मेहनत मतलब मुश्किल हो जाएगा, आप छोड़ दोगे बीच में। तो ऐसे टॉपिक्स लो जिनसे कोई मतलब रिजल्ट मिले आपको, मतलब रीडिंग कंप्रेhension, आपने जो पैराग्राफ से पढ़ा, क्वेश्चन बनाया, थोड़े बनेंगे, थोड़े मार्क्स मिलेंगे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, आप आगे बढ़ोगे। आपने एरर डिटेक्शन किया, आपने एरर डिटेक्शन के रूल सीखे, एरर डिटेक्शन के रूल सीखने के बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस को आपने रेक्टिफाई करना सीखा, तो उससे आप ग्रामर के साथ थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। फिल इन द ब्लैंक्स हो या फिर क्लोज टेस्ट हो, जहां पे दोनों का एक ही चीज होता है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब आपको
ब्लैंक्स गिवन होंगे, आपको उनको फिल करना होता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको जंबल्ड पैराजंबल्ड वेज में दिया गया होगा, उनको आपको एक एक करके सजाना है। वर्ड स्वैप, ये आपके वर्ड स्वैप मतलब सेम चीज है, जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट में पूरे सेंटेंस को इधर उधर करना होता है, यहाँ पे 3-4 वर्ड्स दिए जाते हैं, उनको आपस में आपको एक्सचेंज करना होता है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। आप जब इन पे फोकस करोगे ना तो यही आपके स्कोरिंग टॉपिक्स है। क्यों? क्योंकि अगर आप पिछले साल के 4 साल के अगर पेपर उठा के देखो तो रीडिंग कंप्रेhension से 7-9 मतलब एवरेज 8 मार्क के क्वेश्चंस तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही। एरर डिटेक्शन हर बार 6-4 6-10 ऐसे करके आ रहा है, 5 मार्क के एरर डिटेक्शन तो लिख ही लो। फिल इन द ब्लैंक्स कहीं आया है तो कहीं क्लोज टेस्ट आया है, दोनों एक ही चीज होता है। फिल इन द ब्लैंक्स 1-1 मार्क के होते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स। क्लोज टेस्ट में एक ही पैराग्राफ में मल्टीपल फिलर्स आपको मिलते हैं 5 से 6, तो आप 6-5 11 हो, 4 हो, 6 हो, 5 हो, तो ये दोनों सेक्शन से मिला के आपको 7 मार्क के क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, 6 से 7 मार्क के क्वेश्चन। सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैराजम्बलिंग वाला हो, या सेंटेंस एरर है आपको उसको सुधारना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, या फिर वर्ड स्वैप जैसे कि आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट वर्ड स्वैप के बारे में कहा गया था, या फिर मैच द कॉलम, ये आपके एग्जामिनेशन के सबसे फेवरेट सवाल होते हैं। इन सारे सेक्शन से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लोज टेस्ट वाला चीज तो मैंने यहां पे कवर अप कर दिया है, रीअरेंजमेंट वगैरह वगैरह मिला के इसमें से किससे क्वेश्चन आएगा ये तो बता नहीं। क्यों? क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में एक लिमिटेड वेरिएशन होता है, इंग्लिश में वेरिएशन वो कुछ भी कर सकता है, आप समझ रहे हो ना, कुछ भी कर सकता है। मैच द कॉलम के साथ और कुछ ला सकता है, जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन यहाँ पे है, या फिर आपका मिसस्पेल्ड वर्ड्स का आ सकता है क्वेश्चन। आपको आता है ना कि एक एक वर्ड दिए जाते हैं, वो इसमें से मिसस्पेल्ड वर्ड ढूंढना होता है या फिर करेक्ट करना होता है, बहुत से टाइप्स है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा, बट ये कह सकता हूं आपको कि 8, 5, 13 और इसमें से मिनिमम 5, 18 मार्क, 12 मार्क बाकी इधर पकड़ लो, लेकिन बाकी के 18 मार्क के क्वेश्चन आपको इन्हीं सेक्शन से मिलेंगे। रीडिंग कंप्रेhension, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट से मेजॉरिटी 18 से 20 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी 10 मार्क के वो। तो ये था पूरा का पूरा, मैंने आपको आइडिया दे दिया, इसीलिए उन पे ज्यादा काम कीजिए, आपको प्रोडक्टिव लगेगा। अब 100 मार्क के पेपर में सर सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं है, मैं एक का मार्क दूसरे में पुश करने की कोशिश करूंगा। स्ट्रेंथ वीकनेस सर आपने पूरा स्टार्टिंग में वीडियो का क्लियर कर दिया था। अब थोड़ा सा बता दीजिए कि कट ऑफ नंबर पेपर में रहता कितना है। 71 देख के मत डरिएगा, मैंने बस लास्ट 4 साल के आंकड़े रखे थे, इसीलिए 19 को इंक्लूड करना पड़ा। 19 में वैकेंसीज वही 2000, जो इस बार भी आपके 2000 वैकेंसीज में बता रहा हूं आपको, तो 71 कट ऑफ गया था। अगेन साल 2020 में सेम 2000 वैकेंसीज, मतलब वैकेंसीज ऑलमोस्ट आपके हमेशा 2000 ही रहते हैं, 58.5 कट ऑफ। 2056 जिसको हम ऑलमोस्ट 2000 कह सकते हैं, साल 2021 में कट ऑफ 63। लास्ट ईयर साल 2022 1683, देयर वाज अ ड्रॉप इन वैकेंसी लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, बट स्टिल कट ऑफ इज ऑलमोस्ट 60, क्योंकि पिछले साल का भी 63, उसके पिछले वाला 58.5, एवरेज देखूं तो 61। और ये मैंने आपको पेपर से पहले भी, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा, मैंने पहले से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ में भी बताया रखा था कि साल 2022 का 60 के आसपास जाएगा कट ऑफ, और वही गया था। तो उस हिसाब से ये तो मैं नहीं कह रहा हूं कि साल 2023 का मैं आज से प्रेडिक्ट कर दूं, लेकिन 2000 वैकेंसीज में अगर ये नंबर 50 मतलब 58 से 63 62 जा रहा है, तो आप जब मॉक्स दे रहे हैं तो एक नंबर आप अपने हिसाब से 60 to 65 का टारगेट लेके चलिए। और हाँ, अगर ये नंबर आ नहीं रहे आपका, अगर स्टार्टिंग में 50 to 55 है, तो बिल्कुल अपसेट मत होइएगा, क्योंकि मॉक्स का जो लेवल है वो रियल एग्जामिनेशन से हाई होता है, तो ऑब्वियस बात है यहां पे आपके मार्क्स कम होंगे। बट हम उसी हाई लेवल में भी अगर कोशिश करके इस जोन में, इस रेडार के अंदर, इस रीजन के अंदर आ जाएंगे ना, तो रियल एग्जामिनेशन में जो कॉन्फिडेंस होगा ना, उसी से पेपर क्लियर हो जाएगा। तो आप 50-55 के रेंज में हैं, तो सर ने कहा तो 60-65 नहीं होगा, मैं कौन होता हूं भाई, कट ऑफ 40 भी जा सकता है, ये बस बोलने वाली बात है। तो आप इसको धीरे 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 पुश करके इस नंबर को अटेन करने का ये टारगेट लेके चलो, तब जाके आपका डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। कीप पुशिंग योर लिमिट्स, बस इसी के लिए मैंने आपको कहा। ठीक है सर, सब कुछ हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, डेली बेसिस पे हमें करना क्या है। सर आपने तो कह दिया वो वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो, कैसे क्या करना है हमें बताओ। सबसे पहले आप इस मतलब पेपर का, मतलब जो एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। आप सर्च कर दो SBI PO प्रीवियस ईयर पेपर करियर डिफाइनर, आपको साल 2022 का पेपर मिल जाएगा, 21 का पेपर मिल जाएगा, 20 का पेपर मिल जाएगा। पिछले सारे साल का पेपर मैंने करवाया है, प्रीवियस ईयर के प्लेलिस्ट में भी है, प्री का करवाया है, मेंस का करवाया है। तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस एग्जामिनेशन में ये चीजें चलते हैं। फिर आप गो थ्रू एवरी सब्जेक्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस। ये जितने लोग अभी सिलेबस स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा SBI PO को टारगेट कर रहे हैं डेडिकेटेडली, उनको कह रहा हूं, एक फेज आएगा जब आप एक सब्जेक्ट के साथ ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा हुआ था, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन रीजनिंग। अच्छा, मेरा बेनिफिट क्या हुआ ना,
मैंने बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को तैयार कर लिया था, इसलिए मुझे वो लॉस नहीं लगा था, लेकिन आपका वो लॉस हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बचा देना चाहता हूँ। मेरा जैसे होता था कि मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग से, तो रीजनिंग अच्छा लगा तो मैं रीजनिंग 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 पढ़ते रहा। वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे कि आपने सपोज आज रीजनिंग का एक टॉपिक लिया है, मान लो इनइक्वालिटी का टॉपिक लिया है, और वो इनइक्वालिटी टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, आपको बहुत अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आया, सब कुछ बढ़िया, बट प्लीज ऐसा मत कीजिएगा कि फिर से रीजनिंग करें। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है सारे सब्जेक्ट्स के लिए इक्वली, और सबका दिमाग मतलब एवरेज से ऊपर हो ऐसा जरूरी नहीं है, मैं एवरेज से बिलो स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूं। तो आप स्विच करना अभी से चालू कीजिए। आप नेक्स्ट क्वांट के पास आइए, क्वांट का कोई एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए, सिंप्लीफिकेशन या क्वाड्रेटिक वगैरह कंप्लीट कर लिए, फिर आप थोड़ा इंग्लिश के पास जाइए। इंग्लिश का सपोज आरसी के या एरर डिटेक्शन के, खत्म तो नहीं होगा ना, इंग्लिश तो लिटरेचर सब्जेक्ट, वो तो खत्म नहीं होगा ना, मतलब ऐसे चेंज करते 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 फिर रीजनिंग का एक टॉपिक जाइए, सिलॉक्स वगैरह, फिर इसका एक टॉपिक जाइए क्वाड्रेटिक, फिर उसका एक टॉपिक, ऐसे जब रोटेशन में जाता है तो दिमाग अच्छा काम करता है फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में तो लगेगा कि सब पजल हो रहा है। यही तो है, हमारे दिमाग को वही तो ट्रेन करना है, वो के थ्रू लेके जाना है। आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हो, इसलिए बाद में पछताते हो। स्टार्टिंग से ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, ये मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट टिप दिया। टॉपिक लेकिन कंप्लीट करके जाइएगा, क्वांट और रीजनिंग वाले टॉपिक्स में। इंग्लिश तो खत्म ही नहीं होता, मुझे जैसा लगता है। यू आर लर्निंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। देखिए आज के टाइम पे बोला जाता है कि एवरीथिंग एक्सेस इज बैड। आपके पास एम्पल ऑफ सोर्सेस है, एम्पल ऑफ एजुकेटर्स है, एम्पल ऑफ मतलब फ्री चीजें हैं, पेड चीजें भरे पड़े। तो उससे क्या होता है ना, एवरीथिंग एक्सेस इज बैड जब होता है, आप बहुत से एजुकेटर्स को फॉलो करने लगते हो, बहुत से किस्म के वीडियोस देखते हो। मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा। आप अपने एजुकेटर को फिक्स कर लीजिए कि इनके साथ कंपैटिबिलिटी सही बैठ रहा है, इनका समझाया चीज समझ में आ रहा है, उनको मैंने चूज कर लिया है। अब उनके लिमिटेड वीडियोस से जो चीजें आप एक्स्ट्रा कर सकते, जैसे कि मैंने आपको वन चैप्टर का जैसे कहा, कंप्लीट अरिथमेटिक लिस्ट, आप वहीं से देख लो, पूरा का पूरा परसेंटेज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वही है। या फिर अगर मैं कोई कोर्स नया स्टार्ट करूंगा डिटेल वाला, वहां पे आ जाओ तो पूरा का पूरा वहीं से आप सीख जाओगे। ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल सोर्सेस और एक ही एजुकेटर के मल्टीपल कोर्सेस भी देख रहे हो, वो सही नहीं है। वो चीज क्या होता है ना, आपको मतलब इनकम्प्लीट अधूरा अधूरा रखेगा, कभी कोई चीज स्टार्ट से लेके एंड तक नहीं जा पाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कीप योर सोर्सेस लिमिटेड, कीप योर एजुकेटर्स लिमिटेड, ट्रस्ट योर एजुकेटर्स, उन्हीं के साथ स्टिक करके फॉलो करो, सिलेक्शन कंफर्म होगा। ये चीज ध्यान देखिएगा कि आपके पास बहुत एक्सेस सोर्सेस होते हैं, इसी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, देखो मॉक टेस्ट हम दे देते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी मेरे पास ये बोलेंगे कि सर मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीटेड है, अब मैं मॉक्स के बाद मॉक्स दे रहा हूं, मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। मार्क्स कभी मॉक्स में खुद ब खुद इंप्रूव या फिर इंक्रीज नहीं होते, उसके लिए आपको थोड़ा ना थोड़ा एक रास्ता टैक्टिक अपनाना पड़ेगा, और वो क्या है, उसका प्रॉपर एनालिसिस। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करोगे ना, आप अगर देखो आज आपने एक मॉक दिया, आपको जो जो क्वेश्चंस आ रहे थे आपने सब अटेम्प्ट कर लिया, आपके मार्क्स आ गए 50। आपने दूसरा कल एक मॉक दिया, जो आपको आ रहे थे वो आपने किया, अब जो आपको आता है वही तो 50 मार्क तक आपको लेके जा रहा है, तो कल भी तो 50 ही होगा, अगले दिन भी तो आपको जो आ रहा है वही करोगे, तो वो तो 50 का दिमाग है ना, तो वो बढ़ेगा कैसे। वो बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उसके पीछे का रीजन ढूंढो कि क्यों गलत हो रहे हैं। देखना जब आप रीजन ढूंढोगे तो मैक्सिमम टाइम सिली मिस्टेक का रीजन निकल के आएगा कि अरे यार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, अरे यार एडिशन गलत हो गया, सब्ट्रैक्शन। तो इन एरर को जब आप सुधारोगे तो ऑब्वियस बात है जो नेगेटिव मार्क्स हुए थे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे, तो 50 की जगह 52 53 होगा। ये पहला चीज है। फिर जो क्वेश्चंस आपने किया हुआ है उनको लास्ट में देखिएगा, मैं बता रहा हूं। फिर जो क्वेश्चंस आपने छोड़ा हुआ है उन क्वेश्चंस के पास एक बार आ जाइए कि इन क्वेश्चंस को क्यों छोड़ना पड़ रहा है। सिलेबस कंप्लीशन होने के बाद भी क्यों मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे ट्रेंड्स के, क्यों मुझसे क्वेश्चन सिंपल कंपाउंड के नहीं बन रहे, क्यों मुझसे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के नहीं बन रहे। उन टॉपिक्स पे थोड़ा कुछ और वीकनेस रह गया है क्या, थोड़ा और कमांड हासिल करने के लिए रिवीजन कर लूं क्या, तो उनसे आपके वीकनेसेस का आइडिया लगेगा कि जो टॉपिक्स बार बार छूट रहे हैं उन पे, जब उन वीकनेसेस पे जब आप दोबारा जाके काम करोगे तो अगले बार उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आया होगा आप कर लोगे, तो आपके मार्क्स और थोड़े इंक्रीज करके, तो यहां से भी चांसेस है एक आध मार्क बढ़ने का। अब मैंने ये चीज जो आपको लास्ट में बचाया हुआ है कि जो क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट किए हैं और जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपका करेक्ट है उनको लास्ट में आइएगा। मैं पहले ये चीज स्टार्टिंग बता रहा था, लेकिन रणनीति जो है वो वक्त के साथ बदलना चाहिए। मैंने ये फील किया कि बहुत से बच्चों को मैं तो गाइड कर दे रहा हूं कि ये करो करेक्ट वाला, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? आपको लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप क्या करना, इन दोनों को करने के बाद करेक्ट क्वेश्चन के थ्रू बस ऐसे चले जाना कि एक फॉर्मेलिटी,
लेकिन जाने का रीजन क्या है? सर कुछ तो रीजन होगा, फॉर्मेलिटी मेंटेन करने का, वो भी तो कुछ रीजन होगा। रीजन ये है कि यहां से आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन का नया अप्रोच सीखने के लिए मिले। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको बोला गया है कि अगर मैंने स्पीड को इतने से इतना कर दिया तो मेरा टाइम इतने से इतना हो गया, तो जो दूरी जा रहा हूं वो कितने का है। आप पूरा का पूरा डिस्टेंस को x लेके अगर इस स्पीड में जाऊंगा तो इतना टाइम लगेगा, -d/s2 इज इक्वल टू जो टाइम डिफरेंस है ऐसे कर रहे होगे, और वहां पे आपको एक चीज मिल जाएगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू s2/s1 - s2 इनटू डिफरेंस इन टाइम, और क्वेश्चन 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स में हो जाए। तो ये चीजें हैं, क्योंकि जो आपने करेक्ट किया है, जिस मेथड से आपने करेक्ट किया है उस चीज को, वो मेथड आपका है, तो आप रियल एग्जामिनेशन में भी वही मेथड को फॉलो करते। लेकिन अगर आपने एनालिसिस के वक्त एक नया अप्रोच ढूंढा होता जो कम टाइम कंज्यूमिंग है, वो अगले पेपर मॉक में या फिर रियल एग्जामिनेशन में आपके टाइम को थोड़ा कम करेगा, और टाइम कम मतलब जो बचा हुआ समय है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना, और अगेन आपके मार्क्स को 50 से इंक्रीज करना। आप समझ रहे हो? दीज आर द फैक्टर्स। आप क्या करते हो? मॉक के बाद मॉक दे रहा हूं, मार्क तो बढ़ ही जाएगा। ऐसा कब कैसे होगा? इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे होगा? आपको पुश करना होगा। क्लियर? सेक्शनल एंड टॉपिक वाइज टेस्ट। अगर मैं बात करूं कि सेक्शनल और टॉपिक वाइज टेस्ट क्यों मैंने रेकमेंड किया हुआ है, इसका रीजन बड़ा सिंपल है। बहुत से ऐसे अभी न्यूबीज होंगे, फ्रेशर्स होंगे, बिगनर्स होंगे, जो एक साथ एक मॉक में जब दे रहे होंगे ना, तो 1 घंटे में भी उनका दिमाग पजल्ड अप हो रहा होगा, वो हार मान जा रहे होंगे, उनको मॉक देने का मन नहीं कर रहा होगा। लेकिन वो गलत हैबिट है, क्योंकि अभी तो आपके पास 50 दिन है, आप खुद को टाल लोगे, हाँ दूंगा 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 करके, क्योंकि मन नहीं हो रहा है। लेकिन उसको अगर आप अभी से मन लगने टाइप का कन्वर्ट करके हैबिट में ला लोगे, तो रियल मतलब जब एग्जामिनेशन आएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। सर ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप सेक्शनल टेस्ट देते हो, जैसे कि क्वांट का सेक्शनल टेस्ट हुआ, रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट हुआ, इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट हुआ, तो ये सर 20-20 मिनट के टेस्ट होते हैं। 1 घंटे का आपके पास पेशेंस नहीं है, मैं समझ पा रहा हूं, आप अभी आए हो तैयारी में, लेकिन 20-20 मिनट का तो आप में धैर्य है ना। 20 मिनट देने के बाद थोड़ा घूम के आना, थोड़ा फिर अगले 20 मिनट के पास जाना, रिव्यू नहीं तो एनालिसिस वगैरह करके जाना। तो ऐसे में क्या होता है ना, आपका पेशेंस एनहांस होता है, पेशेंस बढ़ता है। और साथ ही साथ आपको मैं कहूंगा टॉपिक वाइज टेस्ट देने के लिए। टॉपिक वाइज टेस्ट मतलब खाली सिंप्लीफिकेशन का, खाली क्वाड्रेटिक, खाली ये का मतलब खाली इनइक्वालिटी, खाली ब्लड रिलेशन, खाली डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इससे क्या होता है ना, आपका स्पीड एनहांस होता है, क्योंकि आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में नहीं गए मिसलेनियस, तो एक टॉपिक में आपका जो स्पीड है वो आपका बढ़ेगा, और उसका भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रियल एग्जामिनेशन में आपको एक सिंप्लीफिकेशन नहीं, 5 सिंप्लीफिकेशन 6 सिंप्लीफिकेशन मिलेंगे। आपको एक ही मतलब क्वाड्रेटिक नहीं 6 क्वाड्रेटिक मिलेंगे, एक सीरीज नहीं 6 सीरीज मिलेंगे। तो इसका बेनिफिट आपको होगा रियल एग्जामिनेशन में, जब आप क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज करोगे, तो ये आपके स्पीड को एनहांस करेगा। तो पेशेंस और स्पीड के लिए स्टार्टिंग केस में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट दो। जब थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप फुल लेंथ मॉक दे सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूं कि एसबीआई पीओ कंप्लीट कोर्स प्री प्लस मेंस। अब देखो, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पूरा बिगिनर पूरा स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्हीं 50 दिन में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसा ला रहा हूं जिसमें गारंटी है पूरे 50 दिन तो सिर्फ मैं आपके पास प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स तो यूं निकालूंगा मैं, आपको गारंटी है मेरा। वो तो आप यूट्यूब के अन्य जो रिकॉर्डेड है उन्हीं को देख कर ही हो जाएगा, बट स्टिल मैं उसमें जान डालने के लिए आपके एक क्लियर कोर्स लेके आऊंगा, जिससे आपका प्री और मेन साथ ही साथ चले, और एक ही बार में आपका मेंस एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाए। कम से कम क्वांट की वजह से कोई बंदा जो मुझसे पढ़ रहा होगा वो ना अटके। उसी कोशिश पे मैं एसबीआई पीओ का एक कंप्लीट कोर्स आपके लिए लेके आ रहा हूं जल्द ही, इसी वीक तक। थोड़ा टाइम दीजिए, हर चीज के लिए, हर अच्छे चीज के लिए थोड़ा समय लगता है। स्टार्ट करना होता तो मैं यूं स्टार्ट कर देता, ऐप ऑलरेडी है इंस्टॉल, उसमें डाउनलोड्स ऑलरेडी 20,000 के आसपास डाउनलोड्स है। तो लेकिन जो चीज करूंगा परफेक्टली करूंगा, अच्छे से करूंगा, बढ़िया से करूंगा, इसीलिए समय ले रहा हूं। तो इस चीज के लिए थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, ठीक है। अब ये है, यही मैं बात कर रहा था। तो करियर डिफाइनर ऐप अगर किसी ने इंस्टॉल नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इसको थोड़ा रेट और रिव्यू दे दीजिएगा, थोड़ा पुश हो जाए, ताकि समझ रहे हो ना, थोड़ा प्रमोट हो जाए, पुश हो जाए, बस। अब रही बात सर प्री के लिए, तो हमने सब कुछ समझ लिया आपसे कि क्या कुछ करना होता है, कैसे कुछ हमें पढ़ना होगा, सिलेबस कैसे कुछ कंप्लीट करना होगा। अब हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन सीरियसली, साइमल्टेनियसली, सीरियस एक ही बात हो गया, अच्छा ही है, सीरियसली। सबसे पहले मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न दिखा देता हूं। मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न में 2 चीजों को अनदेखा मत कीजिएगा। सबसे पहले सर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा क्या? मैं तो इसीलिए आरआरबी नहीं दिया था। मैंने कहा ठंड, मेरे मुंह में घी शक्कर। पिछले साल 2016 से आज तक रीजनिंग सेक्शन में कभी भी कंप्यूटर नहीं आया, तो भगवान की कृपा से अगर साल 2023 में भी ना आए तो आपके लिए अच्छा है। और अगर आप भी जाए इन केस, जस्ट इन केस, तो आपने जो आरआरबी के लिए पढ़ा है उसको और मत पढ़ो, प्री रिजल्ट आने के बाद बस उसका रिवीजन देना, या फिर उसी टाइम पे भी स्टार्ट करोगे तो कंप्यूटर का एक डिसेंट स्कोर आ ही जाएगा। और अगर आपका नहीं आएगा
तो गारंटी है कि मेजॉरिटी हिस्सा रीजनिंग का होगा, आपके पास रीजनिंग के इतने क्वेश्चंस होंगे वो भी खत्म नहीं कर पाओगे आप। आपको पता है ना इन पेपर में ये जो 50 मार्क्स के सेक्शन होता है ना, उसमें कट ऑफ 8-10 भी नहीं जाता। तो मतलब अगर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ गए और आपने पढ़ा भी नहीं है, यही है स्ट्रैटेजी, तो भी आपके लिए कोई लॉस नहीं है। हालांकि जिसने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा होगा और उसने अगर वहां से 5-6 मार्क अगर कभी आया और उसने खींच लिया तो उसके लिए बेनिफिट है, लेकिन तुम ना पढ़ के भी तुम्हारा बहुत बड़ा हेवी लॉस नहीं है, वो मैं स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करना चाहता हूं। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि पढ़ के जाने से क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस रहता है। क्योंकि जब आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आपका दिमाग खाली बार बार वही लगा होगा, भाई साहब अगर कंप्यूटर आ गया तो, अगर कंप्यूटर आ गया तो, एक कंप्यूटर आ गया तो बीइंग एन एजुकेटर ये शोभा नहीं देता बोलने के लिए कंप्यूटर ना पढ़ना, पढ़ लेना बस। अभी से इसके पीछे मत भागो, बस स्ट्रैटेजी के ये 50 दिन में उसको तो इंक्लूड ना ही करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता ना करो। तो रीजनिंग पे फोकस करना है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट, 30 ही क्वेश्चन और मार्क्स से देखो 50, मतलब इसका लेवल अप रहेगा और लास्ट ईयर का पेपर से आपको आइडिया लग भी जाएगा, तो इसके ऊपर अलग से फोकस करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है सबसे। सर क्यों? जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस का जो मार्क्स है ना वो सबसे ज्यादा है, 60, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, 60 मार्क का है वो चीज, आप समझ रहे हो, 60 मार्क्स का है। तो मतलब आपको इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। अभी से आप जनरल अवेयरनेस को इग्नोर नहीं कर सकते। पूरे क्वेश्चन अभी तक जो 200 मार्क है ना, 60 मार्क यही अकेला रख रहे हैं, मतलब 30% पेपर का 30% इकलौता एक सेक्शन है, वो भी क्वांट और रीजनिंग से ज्यादा मार्क। समझ रहे हो इसका कितना इंपॉर्टेंस है? तो अभी से आपको इसको पढ़ना चालू करना होगा। और इंग्लिश का डिसेंट एक 40 है, टोटल 200 क्वेश्चन है। सेक्शनल टाइमिंग है, लेकिन 3 घंटे जो है, सेक्शनल टाइमिंग होने के बाद भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। लेकिन क्या सर पेपर 3 घंटे का होगा? नहीं, 3.5 घंटे का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आधे घंटे आपको और दिए जाएंगे, किसके लिए? डिस्क्रिप्टिव के लिए। किसके लिए? डिस्क्रिप्टिव के लिए। डिस्क्रिप्टिव में अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो एक बड़ा समय है, उस जब होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी के जो 50 दिन में आपको उसके लिए तो कुछ मतलब ये करना नहीं है, आपको सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। अब इन सब्जेक्ट पे कैसे फोकस करना है? अगर मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो जैसे मैंने आपको प्राइमरी टॉपिक्स और सेकेंडरी टॉपिक्स 3 सब्जेक्ट्स के बताए थे, ये चौथा सब्जेक्ट का भी बता देता हूं। दीज आर द प्राइमरी टॉपिक्स यू नीड टू कवर फर्स्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं ये सबसे पहले आपको पढ़ने हैं। एंड दीज आर द सेकेंडरी टॉपिक्स जो आपको सेकंड में पढ़ने, बाद में पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक लिमिटेड पोर्शन है। अब देखो करंट इवेंट्स इन फाइनेंशियल वर्ल्ड ये टॉप प्रायोरिटी में है। आप हायरार्की को भी देखना, मैंने सीक्वेंस भी बड़े खूबसूरत कहा है कि सबसे पहले करंट अफेयर्स नेशनल लेवल के जो है पिछले 6 महीने, मतलब आज अगर पेपर है ना, मेंस एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में होगा, तो दिसंबर में अगर आपका मेंस एग्जाम है तो उसी से 6 महीने पहले जुलाई अगस्त से ही आप स्टार्ट कीजिएगा, जून जुलाई से ही स्टार्ट कीजिएगा उस चीज को। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ना है, स्पोर्ट्स, ये सब तो उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। और यहां पे सबसे ज्यादा फोकस देना है आपको करंट इवेंट्स इन फाइनेंशियल, ये भी करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, तो ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रहेगा। और ये जो पूरा का पूरा चीज है ना, यहां से लेके यहां, दिस इज अ स्टैटिक पोर्शन, मतलब एक लिमिटेड पोर्शन। ये आप कंप्लीट कर सकते हो, किसी भी एजुकेटर जिसको आप फॉलो कर रहे हो उससे आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हो। इसके बारे में सेकेंडरी अभी नहीं सोचना। अगर आप अभी इसको सोचोगे दोनों को, तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी रूटीन में ये दोनों को एक साथ मैनेज करना सीख लिया है तो अलग बात है। लेकिन अगर आप मुझसे लेके आए हो भरोसा कि मैं जो कहूंगा वही फॉलो करोगे, तो इसको अभी के लिए काइंडली इग्नोर मारो। इन चीजों के ऊपर पहले फोकस करना, ठीक है? ये चीज बाद में भी हो सकता है, बहुत कम टाइम इसके लिए रिक्वायरमेंट होगा और बहुत कम डेप्थ से ये चीज पूछा जाता है आपको। तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। बाकी क्वांट के लिए इस YouTube चैनल पे जितना चीज आपके लिए अवेलेबल है, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूं। एक तो आपके पास मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन का एक प्लेलिस्ट है, उसके सारे डेटा इंटरप्रिटेशन आप अगर कंप्लीट कर दोगे ना, उसी काइंड के ही क्वेश्चंस आपको घूम फिर के मिलेंगे, आपका दिमाग पूरा रेडी हो जाएगा डीआई मेंस लेवल के लिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप करके देखना, स्टार्टिंग के 3-4 सेशन लगा के देखो, आपका आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल पे है, ठीक है? साथ ही साथ सर ये तो डीआई है, एरिथमेटिक का क्या? टॉपिक वाइज मेंस लेवल एरिथमेटिक का एक प्लेलिस्ट है, क्वांटम गैट सॉल्यूशन सीरीज। क्वांटम गैट बाय सर्वेश के वर्मा सबसे बेस्ट बुक है आपके मेंस एग्जामिनेशन क्वांट के लिए। और उसके सारे के सारे लेवल 2 के क्वेश्चंस मैंने इसी प्लेलिस्ट में करवाए हैं, परसेंटेज से लेके सारे के सारे टॉपिक एक एक करके, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, सब कुछ इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एक प्लेलिस्ट में आपको मेंस का डीआई मिल गया, एक प्लेलिस्ट में आपको मेंस का एरिथमेटिक। मतलब अगर आप चाहो तो यहां से आराम से कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो मेंस के लिए भी मेरा एक बैच बहुत जल्द आएगा, इसी वीक में मैं आपको बता दूंगा। अलग से मैं वो चीज करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्री के लिए मतलब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिलेबस, जो बोर नहीं होना चाहते, जो अपना पूरा टाइम मेंस की तैयारी में लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोर्स तो बनता ही है। तो उस कोर्स के बारे में मैं आपको डिटेल दे दूंगा जब भी मेरे पास कुछ भी आइडिया मिले।
तो यही था वीडियो लेक्चर्स। हाँ, ये चीज आप मेंस के लिए मैं बस और रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप जिन भी एजुकेटर को मेंस के लिए फॉलो कर रहे हैं उनके वीडियो लेक्चर्स जरूर से देखिएगा, क्योंकि उसी से ही आपको अप्रोच और टेक्निक्स मालूम होगा। लेकिन आप जो सबसे बड़ा ब्लंडर कर देते हो वो ये है कि आप दिन भर, महीने भर, साल भर वीडियोस तो देख लेते हो, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ वो चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं करते हो। तो वीडियोस जितना देख रहे हो उसी रेशियो में आपको मेंस के मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि यहां पे वीडियो लेक्चर्स में क्या होता है ना, एजुकेटर आपके साथ होता है। कोई भी क्वेश्चन है तो एजुकेटर आपको करवा देगा, उसका लेवल आपसे थोड़ा ऊपर है और वो क्वेश्चन वो खुद लेके आया है तो वो तो बन ही जाएगा और वो बना ही देगा। उसमें ज्यादा आपका कोई बहादुरी वाली बात नहीं है। मेंस मॉक टेस्ट में जब आप खुद पूरा का पूरा फुल लेंथ मॉक देना, फुल लेंथ मॉक, कभी नहीं कि इसको सबमिट करके दे रहा हूं, ब्लंडर मत करना, क्योंकि फुल लेंथ मॉक से ही आपका जो पेशेंस है 3-3.5 घंटे बैठने का वो डेवलप होगा, और साथ ही साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होगा वही आपके माइंड का मैच्योर करेगा और ज्यादा थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएगा। तो आप बस मेंस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते रहिए, सॉल्यूशन सीखते रहिए, और वीडियो लेक्चर से अप्रोच और टेक्निक्स एजुकेटर से सीखते रहिए और उसको इंप्लीमेंट, मतलब ये एक साइकिल लूप अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो ये करते रहिए। अब लास्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स। सर दोनों आप तो बोल लो, प्री का मॉक दो, मेंस का मॉक दो, लास्ट चीज ये बता दो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स क्या होना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो, पूरा बिगिनर, तो आपको स्टार्टिंग में मॉक नहीं लगाना है। आपको पहले 70-80% सिलेबस पढ़ना है। आपको मन करेगा कि अरे यार ये तुम्हें बहुत पढ़ चुका हूं, अब तो थोड़ा मतलब कूद के निकलेगा पढ़ाई आपके अंदर से, मॉक दे दूं क्या, तब जाके आपको मॉक देना है। मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग 60-70% ऑफ द सिलेबस, तब जाके आप अगर मॉक दोगे तो आपका मॉक्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं तो आपको फिर डर लगेगा कि अरे यार कुछ तो हो नहीं रहा। अगर आपने ऑलरेडी प्री के लिए तैयारी कर रखा है, प्री के लिए आपको कुछ पढ़ना बाकी नहीं है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि वीकली आप 4 मॉक्स दें प्री का, उससे ज्यादा नहीं, और 2 मॉक दें मेंस का। अब ये मत पूछना कि सर डॉक्टर की तरह कब खाना है मेडिसिन, ये कब खाऊं, ये दिन में रात में, वो सब नहीं। 4 मॉक्स और 2 मॉक्स, मतलब 2-1 और एक दिन रेस्ट। आप समझ रहे हो ना, 7 दिन होते हैं एक वीक में। 2 प्री मॉक, मंडे ट्यूसडे लगा लो, वेडनेसडे एक मेंस का मॉक, थर्सडे फ्राइडे अगेन प्री का मॉक, सैटरडे मेंस का मॉक। एनालिसिस मेंस के मॉक में टाइम लगता है, खाली बोल देना एक दिन में, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी मैनेज करके चलना है। तो बस मैंने ये कहा है, ये एक मैक्सिमम है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। 3-1 भी स्टार्टिंग में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि मन भी नहीं होगा। 50 दिन है मैच्योरिटी, ये सही है मैच्योरिटी, 50 दिन है तो बहुत से बच्चों का मन नहीं करेगा, तो उस टाइम पे 3+1 भी चलेगा। धीरे धीरे इसको लेकर एग्जाम तक 4+2 कंडीशन पे लेके जाओ। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि आपको क्या करना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। अब देखो क्वांट के लिए आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको पूरा बता दिया क्वांट का। बाकी जिन एजुकेटर से आप रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो जिस हिसाब से आपको कह रहे हैं वो कर रहे हो। बस मेरे हाथ में ये था कि क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग जब आप पढ़ रहे हो ना, सिलेबस कंप्लीशन हो या प्रैक्टिसिंग हो, आप उन तीनों को लूप में लेके चलाना। ऐसा नहीं कि आप कैरिड अवे हो जाते हो एक सब्जेक्ट के साथ। बहुत से बच्चे एक ही सब्जेक्ट के और कैरिड अवे हो जाते हैं, रीजनिंग या फिर क्वांट या फिर इंग्लिश के लिए कैरिड अवे तो मैंने बहुत ही कम, रेयरेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, ठीक है। तो क्वांट और रीजनिंग में थोड़े ज्यादा कैरिड अवे हो जाते हैं, क्योंकि वो एजुकेटर के साथ कनेक्शन बन जाता है, एजुकेटर के साथ बॉन्डिंग बन जाता है, तो वो जब पढ़ाता है तो मजा आता है, एंजॉय करते हैं उस प्रोसेस को, तो ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो चीज भी थोड़ा अवॉइड कीजिए, मल्टीपल चीजों पर ध्यान दीजिए, तभी जाके सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो सिलेक्शन है, हालांकि वहां पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट डिपेंड तो करता है ना ओवरऑल कट ऑफ के लिए। आपको 2-3 सब्जेक्ट्स में स्ट्रेंथ और एक आध वीकनेस आप अफोर्ड कर सकते हो, ये नहीं कि सब में वीकनेस और एक स्ट्रेंथ में आपका सिलेक्शन होगा। तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड कर रहा हूं। हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर पे है, जरूर से उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और रेट रिव्यू कर दीजिएगा। सेशन पसंद आया होगा तो एक कमेंट वैल्यूएबल अपना फीडबैक के तौर पे जरूर से ड्रॉप कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है उससे। और जाते जाते अगर सेशन पसंद आया होगा और इफेक्टिव लगा होगा तो एक बार लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दैट्स इट, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर। कल से आपके एसबीआई पीओ के और आईबीपीएस पीओ के एरिथमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन के मैं मिक्स्ड सेट भी लेके आ रहा हूं इसी करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे रात के 9 बजे। जरूर से जुड़िएगा हमारे साथ। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।